अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हर नई सुबह के साथ ये बहस छिड़ जाती है कि पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम आएगा या फिर नहीं आएगा। क्या हुकूमत की अपोजिशन में जो मौजूद जमातें हैं वो हुकूमत को टफ टाइम देंगी या फिर नहीं, और क्या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो उनका साथ तो नहीं छोड़ जाएंगे। इन तमाम बहस के बाद और इन तमाम मफरूज़ों के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ दिनों और हफ्तों में हालिया जो इक़दाम किए गए हैं उससे हुकूमत कमज़ोर होने के बजाय शायद मज़ीद मुस्तहकम हुई है। लेकिन ये भी मानने की बात है कि इसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन किरदार वाहिद एक जमात ने अदा किया है जिसने जमहूरियत को न सिर्फ मुस्तहकम करने की हर कदम पर कोशिश की है बल्कि हमेशा वो इक़दाम किए हैं जिससे किसी एक जमात को फ़ायदे के बजाय सिस्टम को मजबूत किया जाए, और यकीनन उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जाता है। लेकिन लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने 26वीं तरमीम के बाद और कुछ बिलों को मंजूर करवाने के बाद जो वादे किए थे पीपल्स पार्टी से वो शायद वफा नहीं हो सके या फिर उसमें अभी किसी ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से इस वक्त खामोश नज़र आती है। लेकिन ये खामोशी किस चीज़ की तरफ इशारा दे रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बेहतर बता सकती है। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, सैयद नवीद कमर साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर, ये फरमाइएगा कि एज अ मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह वही से ही एक्ट किया जैसे उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 26वीं तरमीम में हुकूमत से ज़्यादा बढ़ के काम किया। आपके ख्याल में जो टारगेट था हुकूमत और इत्तेहादियों का वो अचीव हो सका है इस तरमीम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जो सिलसिला था, जो शुरू हुआ एक ऐसे मुतवद्दे से जो कि शायद किसी को भी काबिल कबूल नहीं होता, और पीपल्स पार्टी ने हद्दुल इम्कान कोशिश की दो चीज़ों की। एक तो ये कि जितने हद तक ज़रूरी है वो काम किया जाए, उससे ज़्यादा बढ़ के ओवर ज़ेलियस किस्म का काम ना किया जाए। और दूसरा ये कि उसका जो तरीक़ेकार है, जो सियासी जमहूरी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के बाद जो है उनको ऑन बोर्ड लेके जितने भी हो सकें। अब ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो शायद कुछ भी आप कर लें नहीं जॉइन करती, लेकिन बाय एंड लार्ज 2/3 मेजॉरिटी जो आई वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नंबर्स से के साथ आई, ना कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनमें तोड़-फोड़ करके और खरीदो-फरोख्त करके ये तरमीम पास की जाती, क्योंकि वो तरमीम पायदार भी नहीं होती, और उसके अलावा भी उसमें और भी खराबियाँ होती और उसका जो फॉल आउट होता इसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो भी मुश्किल होता ठीक। इसको सँभालना। तो पीपल्स पार्टी ने जो स्टांस लिया वो वक़्त ने साबित किया कि वो सही स्टांस था, और जिस तरह से हम आगे बढ़े, मेरा ख़्याल है कि वो हमारा जो टारगेट था, हम तो चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, लेकिन क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ तक करना पड़ा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो ज़रूर क्रिएट हुआ, लेकिन उसको प्रोटेक्शंस वही हैं जो कि एक कोर्ट को। ठीक। अच्छा, अब सिर्फ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे तो बाद में आती हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि अब ये कहा गया कि कुछ चीज़ें हैं जो कि पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे ने निकलवा दी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम था, या फिर 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ पावर्स की बात की गई थी और इस किस्म की कुछ दीगर चीज़ें। लेकिन ये जो अब बाद में हमने देखा कि बिल्स की सूरत में एक के बाद एक चीज़ें आती रहीं मुख्तलिफ और अहम तरीन इशूज़ के ऊपर, उस पर पीपल्स पार्टी की कोई कंसेंट ली गई या उनसे बात की गई? क्योंकि ये भी कहा गया कि उन बिल्स के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा मुशावरत नहीं हुई, इवन हुकूमत के अंदर भी। नहीं, मेरा ख्याल है कि फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर तरीक़ेकार बेहतर अपनाया जाए तो वही चीज़ें जो हैं अचीव हो जाती हैं। सियासत का काम ही ये होता है, इट्स आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, और उसके मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो उस लिहाज से मसलन एक वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का बिल है जो फ्लोट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है इस वक्त भी कि भाई प्रोसेस को आप जो है बाईपास ना करें, हर चीज़ इमरजेंसी के तौर पे ना लाई जाए, उसको पूरा प्रोसेस हो जो असेंबली का प्रोसीजर होता है, स्टेयरिंग कमिटीज़ को भेज के वहाँ, क्योंकि एक-एक नोक पलक ठीक करना जो है ना वो कमेटी लेवल पे होता है।
ये कोई भी अक्ल कुल नहीं होता जो कि आके एक बिल हाथ में पकड़ा दे कि अभी फौरन पास करके दे। तो हमने अब इस पे काफी जोर दे के हुकूमत से कहा है कि आइंदा आपके किसी ऐसे बिल को जिसको ना पढ़ा गया हो, ना सर्कुलेट हुआ हो, ना कमेटी में गया हो, हम उसका साथ नहीं देंगे। सो आई होप कि ये मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर वहां तक नहीं चला तो सर जाए। उन्होंने माना या नहीं माना, चले आपने तो मैसेज दे दिया, लेकिन उन्होंने माना या नहीं माना? उन्होंने नहीं मानना तो हमने भी वोट नहीं देना, फिर वो अगर उनके पास मेजॉरिटी बन जाती है तो खुद ही जाके करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आप कभी कभी मिलते हैं, कि बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी थोड़ी सी नाराज़ है जो कमिटमेंट उनसे हुए थे पूरे प्रोसेस के दौरान कि जुडिशल कमीशन में इतना स्पेस होगा या कमेटियों में इतना स्पेस होगा? इस वक्त बड़ी खामोशी नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और एक दो जगह बिलावल साहब ने तनकीद भी की हुकूमत के ऊपर कि वो वादे उस तरह वफा नहीं कर सके या जो कमिटमेंट था वो फुलफिल नहीं कर सके। तो क्या कोई इख्तलाफ मौजूद है दोनों पार्टियों में? जाहिर है कि एक जुडिशल रिफॉर्म इतना बड़ा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसके जो समरात हैं वो भी तो लोगों को मिलने चाहिए। कमिटमेंट की बात इतनी नहीं है जितना कि सारी चीज जिस तरह से होनी चाहिए वो हो। जाहिर है 100% ना मेरी मर्जी से कुछ होगा, ना हुकूमत की मर्जी से होगा, ना अपोजिशन की मर्जी से होगा, लेकिन कम से कम जितने भी लोगों को इसमें शामिल किया जाए प्रोसेस में और जितनी क्रेडिबिलिटी प्रोसेस को दी जाए उतना बेहतर होता है। दुरुस्त। अच्छा अब सर मैं थोड़ा सा जुडिशल मसाइल की तरफ आऊँगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए, इसमें जो दूसरे जजेस हैं वो ख़त पे ख़त लिख रहे हैं और रिमार्क्स ऐसे दे रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में ही सारे केसेस जा रहे हैं, जब तक बनेंगे नहीं तब तक क्या हम यहाँ पर कोई गैर आइनी काम कर रहे हैं? आपके ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने से मसाइल बढ़ नहीं गए कोर्ट के अंदर? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट की भी जरूरत है। एक नई चीज हुई है, एक नया रिफॉर्म आया है, कुछ लोग उसके हक में थे, कुछ ना नहीं थे। बेंच पे भी यही था कि कुछ लोग हक में थे और कुछ लोग नहीं थे। अब क्योंकि कानून बन गया है, आइन का वो हिस्सा हो गए हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए ना, बजाय इसके कि एक बिटरनेस शो करने के। दूसरी चीज ये कि इतनी कोई अनहोनी बात तो नहीं हो रही। क्या एक कोई मुकदमा जो है वो आईनी बेंच के सामने जाएगा या रेगुलर बेंच के सामने जाएगा? ये तो 3 जज साहिबान की कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड है। तो ये तीनों मिलके जो है फैसला करते हैं कि कौन सा केस जो है वो कहाँ जाएगा। तो कोई हुकूमत ने नहीं करना फैसला, किसी बाहर के आदमी ने नहीं करना फैसला, इन्हीं 3 जजेस ने बैठ के करना है। तो मेरा ख्याल नहीं कि उसमें इतना ज्यादा लेकिन सिस्टम जाहिर है कभी सेटल डाउन हो जाए, बेंचेस बने, केसेस आए, केसेस उनके सामने जाए, तो उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो मरहलावार सेटल हो जाएंगी। अच्छा सर, क्या अब 26वीं के बाद 27वीं या 28वीं तरमीम पे कोई काम हो रहा है? क्योंकि सुना ये था कि कुछ जो चीज़ें रह गई, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तो बड़ा सीरियस सवाल किया है। मतलब आपके ख्याल में अभी क्या कुछ और भी है जो आना बाकी है? फिल्म अभी खत्म नहीं हुई? रहा हूँ कि ये भी एक फेवरेट टॉपिक बन गया है। कभी क्या कहती है, कभी हम टॉक शोज पे बार-बार ये सवाल सुनते हैं। हमारी नजर से ना ऐसी कोई चीज गुजरी है, ना हमारे सामने आई है, ना हुकूमत ने कोई ऐसी चीज डिस्कस की है कि हम बैठ के उस पे कहीं और से तो नहीं आएगी, इसका मतलब है? मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है ना सर, वजीर कानून कहते हैं मेरे पास आया नहीं है अभी तक मुसवदा। जैसे मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि भाई जो भी आना है वो सामने सबके आए। अच्छा। और उस पे बहस ओपनली हो, और उसके बाद जो भी फैसला होता है वो हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सर एक और चीज़ भी, अब मुझे पता है कि आप शायद इसका भी हमें खुलकर नहीं बताएंगे, लेकिन ये खबरें हैं कि साबिक चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब को एक अहम ओहदा मिलने जा रहा है। हो सकता है क्योंकि पहले कहा गया कि उनको कहीं और अकोमोडेट किया जाएगा, अब ये खबरें हैं कि शायद वो इलेक्शन कमीशन में कोई ओहदा मुमकिना तौर पर ले सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई खबर है? मेरा नहीं, पहली चीज मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज नहीं है। नहीं, और अगर कोई ओहदा देना भी है तो हुकूमत ने देना होगा, हमने नहीं देना होगा। लेकिन मेरा जाती किस्म का ओहदा ना कबूल करे
क्योंकि ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उसके बाद कोई भी और ओहदा लेना उनकी जो है मकाम से नीचे ही हो। दुरुस्त। अच्छा, मुझे लास्टली ये फरमाइएगा सर कि ये जो अब बिल्स आए थे इसमें बज़ाहिर तो मतलब हम तनकीदी पहलू में नहीं जानना चाह रहे, इस्लाही पहलू में जानना चाह रहे हैं कि ये जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई, जजेस की तादाद बढ़ाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स दीगर में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट्स में भी, आपके ख्याल में हुकूमत पर ये तनकीद हो रही है कि उन्होंने इदारों को मुतमईन कर दिया, इदारे भी उनको मुतमईन कर देंगे? आपको लगता है कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं, दोनों के पहली बीच? चीज़ तो ये कि जजेस को बढ़ाने की तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब आपने तकरीबन 2 कोर्ट्स बना दी एक कोर्ट के अंदर, तो फिर आपको केसेस को अलग-अलग डायरेक्शन में भी भेजना होगा उस लिहाज से नंबर ऑफ जजेस यहाँ पे भी, और जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी नंबर ऑफ जजेस जो हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ केसेस जो हैं वो एक टाइप ऑफ बेंच के पास जाएंगे, कुछ कहीं और, तो जजेस बढ़ाने हो। वैसे भी जितना बैकलॉग बन गया था और बारहा हम ये तो सुनते हैं कि बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाते। तो आई थिंक दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशंस जो कि आगे जाके पब्लिक पे काम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये कि आपके ख्याल में पीटीआई का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि उनकी अहलिया तो खान साहब की रिहा हो चुकी हैं ज़मानत पर सही, खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड का केस भी कह रहे हैं कि अनकरीब उसका फैसला आना है, और शायद इसी वजह से उन्होंने जो एक मार्च की कॉल थी वो होल्ड की हुई है, शायद वो डिसीजन का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि जी मैंने उनकी अहलिया की रिहाई में किरदार अदा किया है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि हुआ क्या है, कोई पसे पर्दा कोई पता बातचीत नहीं हुई क्या है? किरदार, वो तो उनसे पूछे कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया और किससे बात की जिसके वजह से ये सब हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि घर की खवातीन को इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसी तौर पे गलत एक चीज है, चाहे वो हमारे साथ हुआ या अब इनके साथ हो रहा है। नहीं, लेकिन खान आप साहब का पीटीआई को क्या मशवरा देंगे सर इस वक्त जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, आप उनको क्या पीटीआई का एडवाइस तो करेंगे? पहला तो मशवरा ये है कि भाई आप बजाय लड़ाई झगड़ा और रोज एक थ्रेट वो करो, और उससे शायद उनके केस को मजबूती नहीं मिल रही, बल्कि वो और पीछे धकेला जा रहा है। सेकेंडली, उनका काम है ऑपोजिशन का कि गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज हैं उसमें नुक्ते निकाले हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उस पर बात करें। 24 घंटे अगर आप एक ही वन पॉइंट एजेंडा पे बात करते रहेंगे तो लोग भी सुन सुन के थक जाते हैं। उनके आपकी अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी तो शायद हो सकता है खुश होती हो, लेकिन पब्लिक एट लार्ज तो नहीं ना। वो कहते हैं कि भाई अब अपनी बात छोड़ो, हमारी बात करो। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नवीद कमर साहब सर, आपके कीमती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर, यकीनन बड़े प्रिसाइज तरीके से उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मशवरा दिया है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे में जो सियासी किरदार अदा करती रही उसकी भी वजाहत की। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहां हमने वफाक के हवाले से जो उनका तर्ज सियासत है उस पर गुफ्तगू की है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बड़े ढके छुपे अंदाज में इख्तलाफात भी हैं, तो उनके ऊपर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है इंटरनली पीटीआई के अंदर। उसकी कुछ इनसाइट्स जानेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने आज देखा कि अडयाला जेल के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन लीडरशिप के साथ जो सलूक किया गया समझ से बालातर है। यकीनन हुकूमत की तरफ से तौजीहात जो भी दी जा रही हों, लेकिन ये भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी आगही के उन तमाम लीडरान को जो कि खान साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे थे उनको पहले तो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ वक्त के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो खबरें थीं कि शायद पीटीआई की कोई अंडरस्टैंडिंग पस पर्दा मौजूद है, बज़ाहिर वो उस तरह खुलकर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये खामोशी ज़रूर है जो कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है जिसमें खान साहब भी शामिल हैं, लग ये रहा है कि वो शायद कहीं ना कहीं हल्के अंदाज में मौजूद ज़रूर है। लेकिन इससे बालातर होकर एक बड़ा मसला ये भी पीटीआई को दरपेश है कि जो कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में जलसा मुनक़िद किया जाना था
उसमें ये भी एक मसला दरपेश रहा पीटीआई की लीडरशिप को कि जो आपसी इख्तलाफात थे उनकी वजह से भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा और फिर उस जलसे को उनको जिरगे का नाम देना पड़ा। अब किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की फाइनल कॉल की मुंतज़िर है और किस हद तक उसके लिए तैयार है, इसी के ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो फोकस है इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कायम है, तो कितनी स्ट्रेंथ वो सूबा फराहम कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि आज वैसे तो जो कुछ हुआ अडयाला जेल के बाहर, आपके ख्याल में इसकी कोई वजह समझ आती है? दफ़ा 144 की बात की गई और फिर क्या पहले से कोई नोटिस वगैरह दिया गया था या सिर्फ मुलाकात के लिए गए थे वहाँ पे लीडरान जिनको गिरफ्तार किया गया कुछ घंटों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये तो एक तो आप अंदाज़ा कर ले कि एक में एक अपोजिशन लीडर था, दूसरा जो है एक सेनेट का अपोजिशन लीडर, एक कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, जो एक से मिनिस्टर भी थे, एक स्पीकर साहब थे, और इनके साथ जो पंजाब हुकूमत ने की या जो इदारों ने किया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यही मेरे साथ जब मुझे चतराल, मुझ पर जब FIR बूनी चतराल से 4 घंटे आगे बूनी में मुझ पे FIR काटी गई थी, तो वहां पे भी दफा 144 लगा दिया गया। तो अदालत में कुछ लोग अदालत में आए थे, मोरा के उनके पार्टी से ताल्लुक था, तो वहां पर फिर उसको बुलाया गया कि अगर आपने इनसे मिलना है तो आ जाए। तो वो बेचारे मुझसे मिलने आ गए और उसको मेरे साथ लाकअप में बंद कर दिया। जब उसने पूछा कि क्या हमारा जुर्म क्या है, उसे यही बताया गया कि दफा 144 थे और आप अदालत में आए थे। तो ये हुकूमत के हथकंडे है और इसकी यही गलतफहमी है कि इससे जो है तहरीक इंसाफ जो है दब जाएगी, उसकी लीडरशिप डर जाएगी, उसके वर्कर डर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है, मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी से जो है हमारे हौसले और भी मजबूत होते हैं। जिस तरह डी चौक में हमारे वर्कर को पकड़ा गया है, और यकीन करे मैं एक वर्कर 44 बंदे मेरे पकड़े गए थे मेरे डिस्ट्रिक्ट के, और एक बंदे के पास में गया। लेकिन मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक अच्छा, है। जुनैद साहब, सर मुझे एक सवाल की और भी इजाजत है। कुछ चीजें हैं हम जो आपसे मैंने जाननी है। कुछ दिन पहले भी गंडापुर साहब से मुलाकात करना चाह रहे थे, उसमें गंडापुर साहब ने उनसे बातचीत की, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात करके चले गए, कारकुन उनसे बात नहीं कर सके, इस पे भी एहतजाज हुआ। आपके ख्याल में सर, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सेंट्रल फोकस है PTI की लीडरशिप का, तो वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो क्यों इतने नाराज हैं लीडरशिप से? और दूसरा, पार्टी के अंदर भी वहाँ बड़े मसाइल मौजूद हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, पार्टी के अंदर तो मसला आज से नहीं है, जब से PTI बनी है उस टाइम से बनी है। हमारे पार्टी में इशू होते हैं, हमारे इख्तिलाफ होता है, और इसका इज़हार राय, ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि इख्तिलाफ राय तो हो, ये पार्टी और जमहूरियत का हुस्न है, और बाकी पार्टियों में ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर हर बंदे को पता है कि कल मियां साहब था, फिर मरियम नवाज आ गई, फिर उसका बेटा आएगा, इस तरह भट्टू साहब था, फिर बेनजीर साहिबा थी, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहे। पहले से सबको पता होता है कि किसने वजीर आजम बनना होता है, किसने चीफ मिनिस्टर बनना होता है, किसने पार्टी चेयरमैनशिप लेनी है, तो वो खानदानों में तकसीम होती। PTI में ये है कि हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है, और जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इज़हार राय करते, कोशिश करते कि दूसरे से आगे बढ़े। ये इंसान की फितरत है, ये कोई नहीं है कि मैं हर बंदा आगे बढ़ता है, जब आगे बढ़ता है तो इख्तिलाफ राय रखता है, तो इसमें ये कोई गलत बात नहीं है। बाकी ये कि वोट इमरान खान साहब के साथ है और वो लोग उसके साथ जुड़े। कहता हूँ जुनैद साहब, माजरत सर, आप कह रहे हैं कि अब लोग ऐसे आ गए हैं जो ना डरते हैं ना डराते हैं, मगर सर आपके सूबे के जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो कभी 8 घंटे गायब हो जाते हैं, कभी 30 घंटे गायब हो जाते हैं, फिर बताते भी नहीं हैं, फिर मुतमईन भी नहीं कर पाते। उनके हवाले से भी पार्टी के कारकुनों को और ख़ुद लीडरान को भी रिजर्वेशंस हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वजह है कि वो मुतमईन नहीं कर पा रहे ख़ुद पार्टी के अंदर लोगों को भी? और ये जो बात की जा रही है उनकी तरफ से कि बुशरा साहिबा की रिहाई में भी उन्होंने किरदार अदा किया, तो आपको लगता है कि वो ये जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं? नहीं, मैं इस पे तो ये कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ कि उस क्या सीख कर रहे हैं, कि उसको जो सूबाई सदर बनाया तो खान साहब ने बनाया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया तो खान साहब ने बनाया, तो खान साहब अभी तक उससे मुतमईन है। हाँ, हम भी इख्तिलाफ करते हैं, हम भी पॉलिसियों पे होती है, जो हमारी गवर्नेंस पे होती है, सबसे ज्यादा मैं इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन ये नहीं है अगर खान साहब उससे मुतमईन नहीं होते तो वो तो नॉमिनेट
किया है खान साहब ने, सही। तो वो हटा भी सकते, किसी और को लगा सकते हैं। हम्म। हाँ, मैं भी उन वर्कर्स में हूँ, मेरे भी फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ती है, क्योंकि हमारा वास्ता ज्यादा रहता है। लेकिन मैं इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है खान साहब की, ये हो ही नहीं सकता कि खान साहब उससे मुतमईन न हो, वो चीफ मिनिस्टर रहे, या खान साहब उससे मुतमईन न हो, सूबाई सदर रहे। तो मेरा ख्याल है खान साहब मुतमईन है, और जो हो रहा है वो खान साहब के मशवरे से हो या खान साहब की रजामंदी से हो रहा है। अगर खान साहब को कोई उससे अगर अगर वर्कर मेरे उससे मैं ज्यादा सही, मैं आपका पॉइंट आ दोबारा गया, पॉइंट आ गया। अच्छा सर। कि मुझे मैं भी चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी इसको रिवाइज होनी चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी जो है इसको तब्दील करे। लेकिन जब खान साहब मुतमईन है तो मैं कौन होता हूँ या कोई और कौन होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद, कौमी असम्बली भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े वोकल हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चैलेंजेस के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगी। खान साहब की फाइनल कॉल की पूरी PTI की लीडरशिप मुंतज़िर नजर आती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद ICC बमुकाबला PCB। अब देखना ही होगा कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मुकदमा किस अंदाज में भारत के खिलाफ ICC के सामने रखता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने सियासत की बात की है, वहीं क्रिकेट में भी कुछ कम भूचाल नहीं आ रहे। पाकिस्तान पिछले कई सालों से जिस तरह आइसोलेशन के फेज़ में रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से महदूद बुनियादों के ऊपर एफर्ट्स तो की गई, और क्या कुछ मराहत और रिसोर्सेज की सूरत में, सहूलियात की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र नहीं किया गया। इस मरतबा ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन अब ये भी लग रहा है कि भारत की इंटरफेरेंस की वजह से वो मामला भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पाकिस्तान की टीम की गिरती हुई साख कुछ बहाल होती हुई हमें ऑस्ट्रेलिया से जो दौरा हुआ है उसके हवाले से नजर आई है। उम्मीद कुछ ये थी कि शायद पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, लेकिन इससे पहले अब ये बहस छिड़ पड़ी है कि क्या ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास रहेगी भी या नहीं रहेगी। इसमें पाकिस्तान की तरफ से कितना एफर्ट किया गया और भारत जानबूझकर कितनी रुकावटें खड़ी कर रहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए CTV और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, हमेशा आपसे स्पोर्ट्स का जब भी कभी कोई ऐसे हॉट टॉपिक होता है तो हम आपको तकलीफ देते हैं। सर, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड जब इवेंट होने में चंद महीने रह गए हैं और ये खबर सुन रहा है कि जी भारत शामिल नहीं होना चाहता, और वो भी ज़ुबानी तौर पर ICC को इन्फॉर्म करता है, तो कोई भारत से पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से क्यों ये कैफियत है कि पता नहीं पाकिस्तान में ये ट्रॉफी मुनक़िद हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी? बहुत बहुत शुक्रिया सना। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत ने क्रिकेट में सियासत को मुलव्विस कर दिया है। हालांकि सियासत और क्रिकेट को अलग अलग होना चाहिए, लेकिन 6 महीने पहले, बल्कि 100 दिन रह गए इस टूर्नामेंट के आगाज में, और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी लम्हे पर, जब हम अपने मैदानों की तज़ीन और आराइश कर रहे थे, 12 अरब 70 करोड़ रुपए हम 3 स्टेडियम लाहौर, कराची और रावलपिंडी पर खर्च कर रहे थे, तैयारियां जारी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो आखिरी लम्हे पर भारत ने अपनी पावर को दिखाने की कोशिश की है कि जी स्पॉन्सर्स हमारे पास हैं, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में हम हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं, हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि जो पहले पिछले साल एशिया कप में हुआ था कि भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो, और अगर फाइनल में भारत पहुंचता है तो उसके मैचेस भी बाहर ही हो। तो इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड तो लिया है, लेकिन सना, मुझे तो इस चैंपियंस ट्रॉफी पर खदशात के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, और जिस तरह से भारत का रवैया है और जो ICC में उसकी पोजीशन है, जिस तरीके से उसने चंद ममालिक को अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उसको देखते हुए बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या जवाब देता है। पाकिस्तानी हुकूमत से रुजू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं इस मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश तो की होगी हुकूमत को कि क्या स्टैंड ले। तो अब देखते हैं कि स्टैंड क्या लिया जाता है, सबकी नजरें इसी पर मरकूज है। नहीं, लेकिन बेग साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये कैसे पॉसिबल है कि भारत ने कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, तो पाकिस्तान के हाथ से कैसे ये जा सकती है? पाकिस्तान क्या भारत को माइनस करके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकता? आप उनकी एक टीम को माइनस कर दें, उसकी जगह कोई और टीम शामिल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता? जी सना, जो आपने सवाल किया कि ICC क्या भारत की जगह किसी और टीम को 8वीं टीम के तौर पर शामिल कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ICC ने, ये मेजर इवेंट है, ICC ने पहले से रूल्स बना दिए थे कि टॉप 8 टीम्स आएंगी। अगर सपोज भारत नहीं आता तो ICC के पास 2 ऑप्शन है, या तो हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए,
या फिर इसको पाकिस्तान से बाहर लेकर जाया जाए और मेजबानी पाकिस्तान के पास रहे, होस्टिंग राइट्स, जो पैसे मिलने वो पाकिस्तान को मिले। ये दूसरी जो शर्त है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत राजी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती तो हम नहीं खेलेंगे। तो उस सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर जो खदशात के बादल मंडलाने लग गए हैं कि ये टूर्नामेंट होगा भी या नहीं होगा। आप सबको याद होगा 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके फाइनल में भारत को ओवल लंदन के मैदान पर हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। तो उसके बाद से गुज़िश्ता 8 बरस अब हो जाएंगे, जब 2025 में ये ट्रॉफी शुरू होनी है, 8 बरस से कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है आईसीसी, क्योंकि इट इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कितना सस्टेन कर पाता है। ये भी देखना होगा कि कहीं ये तो नहीं, पिछले साल भी हम यही देख रहे थे कि जी हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, और पता चला हम तैयार हो गए। ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ठीक जी, अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी पाकिस्तान की वैसे पिछले कुछ दौरों में जो परफॉर्मेंस रही मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ वो तो बहुत ही बुरी थी, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से मैचेस के दौरान पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया। पता नहीं ये जो हमारे वेस्ट के कोचेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग की वजह से है, या कुछ टीम को भी कुछ शर्म आई है कि परफॉर्म कर सके, कुछ बेहतरी उसमें आई है। नहीं मतलब आप बेहतर बता सकते हैं मुझे कि कुछ समझ नहीं आता, कभी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी हम बहुत ही बुरा खेलते हैं। तो अगर हम इस टूर्नामेंट की मेजबानी ले आते हैं, पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है आपके ख्याल में? देखिए सना, पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम कहलाती है। आप देख लें, जब इंग्लैंड की टीम आई 800 रन करके हम जो थे वो मैच हार गए, जो इंग्लैंड ने 800 रन करके हमें हरा दिया मुल्तान टेस्ट, और फिर हम पिंडी के दोनों टेस्ट मैचेस जीत गए। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तेज बाउंसी विकेटों पर 22 साल के बाद कोई सीरीज जीत जाएगा। तो हमारे खिलाड़ी जो है अनप्रिडिक्टेबल तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कुछ खिलाड़ियों को आराम कराया गया, उन्हें जो मैसेज दिया गया दीगर खिलाड़ियों को, जैसे बाबर आजम को आराम कराया गया, शाहीन शाह अफरीदी और उसके अलावा नसीम शाह को आराम कराया गया, तो ये मैसेज गया खिलाड़ियों को कि अगर आप टीम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे। यही वजह है कि देखें ये लोग ताजा दम होकर वापस आए और क्या जबरदस्त परफॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ, और फिर कप्तानी का जो म्यूजिकल चेयर गेम जारी था कि कभी बाबर होंगे, कभी शाहीन होंगे, फिर बाबर होंगे, तो अब रिजवान कप्तान बन गए, तो स्टेबिलिटी आई है। और मेरे ख्याल में अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो जिस तरीके से हमारा मोरल अप है, मुझे तो कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, आखिर में बेग साहब बस ये फरमा दीजिएगा कि अगर तो भारत की तरफ से हाइब्रिड वाली बात पे ही कन्विंस किया जाता है, तो पाकिस्तान फिर आपके ख्याल में, वैसे अभी तक क्योंकि ऑफिशियली कोई जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया है, उल्टा भारत से जवाब मांग लिया है, तो आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? पूरी ट्रॉफी ही बाहर भेजनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका, या कम से कम इंडियन जो टीम के मैचेस हैं वो बाहर भेजेंगे? इसमें से कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान गौर कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से रुजू किया है और हुकूमत ने यह कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने अपने स्टैंड पर कायम रहना है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना, और अगर भारत यहाँ नहीं आ रहा है तो हम भी नहीं खेलेंगे। अगर हम नहीं खेलते तो उस सूरत में ये टूर्नामेंट या तो आईसीसी इसको मंसूख कर सकती है, मुलतवी कर सकती है, या फिर उस सूरत में इस टूर्नामेंट को आईसीसी अगर बाहर कराने के लिए पाकिस्तान पर जोर देगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान के बगैर नहीं होगा सना ये टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, जो जिन्होंने ब्रॉडकास्टर्स ने जो राइट्स खरीदे हैं 4 साल के 2023 से 2027 तक के, वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के इन्होंने राइट खरीदे, 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के। तो उन्होंने इस शर्त पर खरीदे कि हर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान और भारत का कम से कम एक मैच जरूर होगा, और अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो सोने पे सुहागा। तो फिर अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर ब्रॉडकास्टर्स भी आईसीसी से डिमांड करेंगे ना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, आप किस बात के पैसे दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो मुश्किल हो जाएगी। अब आईसीसी के लिए भी एक ऐसा ये गोली बन चुकी है जिससे ना निकल सकते ना उगल सकते। अच्छा, आखिर में बस ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो फैसला होना है बोर्ड मीटिंग में, इसमें कहा जा रहा है कि वोटिंग की बुनियाद पे होगा। पाकिस्तान ने कोई लॉबिंग की है इसके लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके नैरेटिव के लिए पड़े, या बस अल्लाह पर छोड़ दिया है मामला? वो जो मुनीर नियाजी ने कहा है ना सना, हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वही मिसरा उनका सादिक आता है कि देर कर देते हैं। हमने कोई लॉबी की नहीं कि अगर हम लॉबी करते, हम लोगों के साथ कांटेक्ट करते, अब पता नहीं क्या होता है बोर्ड मीटिंग में। बजाय भारत की लॉबी मजबूत है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये
ठीक, बिल्कुल सारे ठीक। ममालिक जिम्बाब्वे वो भारत के साथ है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल, जब भी कभी प्रोग्राम में होते हैं हमेशा खुलकर गुफ्तगू करते हैं और सही जो सिचुएशन है क्रिकेट के हवाले से भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिचुएशन बना दी है उसके हवाले से भी बात करते हैं। यकीनन पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल वक्त तो है, लेकिन जो फैसला करना है उसके ऊपर कायम भी रहना है। बड़े अरसे से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट की पाकिस्तान के अंदर वापसी हो, लेकिन सही मायनों में खुलकर उस पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद बात करेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो कामयाबी हासिल करने के क्या असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इस वक्त सियासी तौर पर बड़ी हलचल है, वहीं दहशतगर्दी के हवाले से भी जहां मुतादिद कार्रवाइयाँ होती रही हैं और ख़ास तौर पर उसका महवर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान रहे हैं, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भरपूर हिकमत अमली के तहत कई बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की गई हैं। और ऐसी ही कामयाबी हासिल की गई है जनवरी 2023 के हवाले से, जब पुलिस लाइन में खुदकुश हमला हुआ था और उसका मरकज़ी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने ना सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया है, बल्कि ये भी किसी हद तक वाज़े हो सका है कि किस नेटवर्क के थ्रू और किस तरीक़ाकार के तहत ये जो नेटवर्क है ये काम कर रहा है और सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ फैला रहा है। किस हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इससे आगे चलकर कितना फ़ायदा सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी की रोकथाम में उठा सकते हैं, इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए सीनियर दिफा ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि माजी में ऐसी कुछ मिसालें पहले भी मौजूद हैं जब इस किस्म के खुदकुश हमलावर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये भी एक बड़ी अहम गिरफ्तारी है जो कि 2023 के इस वाक़े की मुनासबत से, आपके ख्याल में इससे कितना फ़ायदा मिल सकेगा आगे होने वाली कार्रवाइयों को रोकने में या इस नेटवर्क को तोड़ने में कम अज़ कम? जी अच्छी देखें, ये एक ब्रेक थ्रू है और इससे जो उनका नेटवर्क होता है वो कड़ी से कड़ी मिलती जाती है और मजीद जो एक्सपोज होंगे। मगर हमें थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि ये 2023 में इंसिडेंट हुआ, इतनी देर लगी इसको मंजर आम पे आने तक, और ये पुलिस के अंदर एक ऐसी काली भेड़ थी जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तो हमें इस तरफ देखना चाहिए कि हमारा जो निज़ाम है इंटरनल सर्वेलेंस का और स्क्रूटनी का वो कितना मौसर है। फिर ये जो था कांस्टेबल पुलिस का जो फॉर्मर जो क्रॉस करके चमन से गया है और वहां जाके इसने जमातुल अहरार और टीटीपी उनसे रवाबत किए, उनसे गाइडेंस ली, वापस आया, उत्कृष बम्बार तैयार किया, उसको फैसिलिटेशन की, टारगेट दिखाया, फिर हवाला और हुंडी के जरिए पैसे भी वसूल किए। यानी कि वो जितनी इलीगल स्पेक्ट्रम के खिलाफ हम बात करते हैं कि हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जो क्लासिक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। उसमें तमाम बॉर्डर कंट्रोल्स को देखना होता है, उसमें जो ह्यूमन सर्वेलेंस का ख्याल रखना होता है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं इस तरह की इलीगल, उन पे नजर रखनी होती है। और एक और इसका बहुत खतरनाक एलिमेंट की जो सोशल मीडिया की ऐप के जरिए ये रिक्रूट हुआ है, इसकी तरफ नजर दौड़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये इतना मौसर अगर ये एक मीडियम बन चुका है तो इसको वेपनाइज किया हुआ है दहशतगर्दों ने रिक्रूटमेंट के लिए, और वो भी विद इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो हमें अपनी जो काउंटर सोशल मीडिया के वो ऑपरेटर्स है उसको बहुत फहाल और वेल रिसोर्स करना होगा। और पांचवी डायमेंशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं और उसने बेसिस मुहैया किए हुए हैं। यहाँ पे इसने बेसिस को एक्सपोज किया है, उनके जो कुन्नर तक गया है वहाँ से, और इसने 2-3 उनके जो मुस्तकिर थे वहाँ से उनसे नेगोशिएशंस भी की हैं, वहाँ से उसने गाइडेंस भी ली है और वापस आ गए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मैं माजरत वही आपसे जानना चाह रही थी कि देखिए इससे पहले भी मेरा ख्याल है कि चंद एक दहशतगर्द हमने पकड़े हैं मुख्तलिफ दौरानिये में, लेकिन आपके ख्याल में वो आकर अपनी स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं। बलूचिस्तान से भी एक आध दफ़ा इस किस्म के लोग पकड़े गए हैं, ख़वातीन खुदकुश बम्बार भी पकड़ी गई हैं, लेकिन जब ये इस किस्म के इदारों का या जमातों का नाम लेते हैं जो कि दूसरे मुल्क की सरजमीन पर काम कर रही होती हैं, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा होता। आपके ख्याल में पाकिस्तान ऐसे केसेस को फिर किस तरह इस्तेमाल कर सकता है? उसको देखिए, हमें सॉलिड एविडेंस मिल जाता है जब इस किस्म का, तो हमें उस सॉलिड एविडेंस को लेके उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अफगान अबूरी हुकूमत है उसका हमेशा से ये खासा रहा है कि जब उसको इस किस्म का कोई हम वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको कंट्रोल करे टीटीपी को और जमातुल अहरार जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को, तो वो यही कहते हैं कि हमारे
सरजमीन पे तो ऐसी चीज नहीं है, आपको उसका सबूत है, तो ये सबूत है, तो ये सबूत उसमें उनको देना चाहिए। और उसके बाद जो जिनके जो मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, जो इनके स्पिरिचुअल और टेम्पोरल दोनों हेड है, उनको उनका एक हाथ पे उन्होंने बैठ की हुई है जमातुल अहरार वालों ने और टीटीपी वालों ने, और अगर उनका एक मजहबी इन्फ्लुएंस हम इस्तेमाल कर सकें, उनको चाहिए कि इसके खिलाफ फतवा दें, क्योंकि अभी उन्होंने एक जिसको फतवा हम गलत तासुर लेते हैं, वो एक अमर है, एक सिंपल ऑर्डर है जो उन्होंने दिया है, और उसमें उन्होंने उसको वाजे किया है कि अफगान जो कोई भी बाशिंदा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे जिहाद वो एक फर्ज नहीं, वो मतलब एक गैर इस्लामी चीज है। मगर उन्होंने टीटीपी को उसकी सरगर्मियों को गैर इस्लामी करार नहीं दिया, तो उसको भी कैटेगरिकली वो करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत खतरा बन चुका है। तो ये जो कुछ जो डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है उसके जरिए हमें वो चीज उनको बड़ा इफेक्टिवली अभी कम्युनिकेट करनी है, और अपना बॉर्डर कंट्रोल का जो निज़ाम है उस पर भी नजर रखनी है, क्योंकि अगर ये जो ऑथराइज्ड क्रॉसिंग पॉइंट है चमन जैसा, सिंगल वीजा रिजीम के होते हुए फिर ये कैसे ये जा रहा है और आ रहा है उसके बाद, और अगर इस किस्म के दहशतगर्दों की मूवमेंट अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर ये जंग लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल, हमें बहुत सारी चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर राशिद वली साथ मौजूद है, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से एक बड़ी कामयाबी है जनवरी 2023 का पेशावर पुलिस लाइंस का ये वाक़या है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो बातें की जा रही हैं, पुलिस के भेस में रहकर ये दहशतगर्द किस तरीके से कार्रवाइयाँ करता रहा, और उसके अलावा जो नेटवर्क था दहशतगर्दी का उसमें भी मुआवनत करता रहा। तो इस पूरे सिस्टम को भी देखना होगा कि किस तरीक़ा कार के तहत इन तमाम लोगों की भर्तियाँ की जाती हैं, किस क्राइटेरिया के तहत इनका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, वरना ऐसी काली भेड़ें मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ तैनातियों के ऊपर अपना काम करती रहेंगी और फैसिलिटेशन का किरदार अदा करती रहेंगी दहशतगर्दी के हवाले से। इसी नोट के साथ प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।